आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कचरे में डूबा कंचनबाग, वीआईपी इलाके में गंदगी का साम्राज्य, बीमारी का खतरा बढ़ा, व्यवस्था फेल। बजट समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा, महापौर ने योजनाओं के तेज क्रियान्वयन के दिए निर्देश, नगर निगम में नोडल अधिकारी नियुक्त। कथा के नाम पर लाखों की ठगी, प्रदीप मिश्रा कथा विवाद, 21 लाख लेकर किया फर्जीवाड़ा, समिति ने एसपी से लगाई गुहार। अंतर्राज्यीय शराब तस्करी पर बड़ा एक्शन, अवैध शराब पर पुलिस की 10वीं बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 11 लाख की अवैध शराब जब्त की। रेंगा कठेरा में अतिक्रमण, अवैध निर्माण पर जांच, बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी, सरकारी जमीन पर विवाद। सुशासन तिहार 2026 के तहत ग्राम पंचायत सुंदरा में ऐसा नजारा देखने को मिला, जहां पूरा क्षेत्र एक ही छत के नीचे अपनी समस्याओं और उम्मीदों के साथ जुटा दिखा। दरअसल जनपद पंचायत राजनांदगांव अंतर्गत आयोजित इस जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की भारी भागीदारी रही। शिविर में कुल 1345 आवेदन दर्ज किए गए, जिनमें से 1329 मांग संबंधी और 16 शिकायत संबंधी आवेदन शामिल रहे। यानी एक ही दिन में ग्रामीणों की बड़ी उम्मीदें और समस्याएं प्रशासन के सामने रखी गई। करीब 40 विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी और पात्र हितग्राहियों को सरकारी लाभ से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज किया। पूरा शिविर सिर्फ शिकायतों का मंच नहीं रहा, बल्कि सरकारी योजनाओं और आम जनता के बीच एक सीधा सेतु बनकर उभरा, जहां कई लोगों को मौके पर ही राहत और लाभ मिला। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा कराने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल आयोजन समिति ने छुरिया निवासी दिनेश साहू पर 21 लाख रुपए लेने और बाद में कथा की तारीख फर्जी बताकर रकम वापस नहीं करने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत एसपी से की गई है। छुरिया क्षेत्र के रहने वाले हालेकोसा निवासी दिनेश साहू के खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया गया है। इस एफआईआर के बारे में आपको बता दें कि मामला कुछ इस प्रकार से है। दरअसल बीते माह एक आयोजक समिति के द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा वाचन करवाने के लिए आयोजक समिति दिनेश साहू, हालेकोसा के रहने वाले दिनेश साहू के पास पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हमें पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने के लिए उनका समय चाहिए, तिथि चाहिए। और इसकी बातचीत करने के बाद लाखों रुपए आयोजक समिति के द्वारा दिनेश साहू को दे दिया जाता है। देने के बाद कई दिन तक के दिनेश साहू जो है वो आयोजक समिति को कहते हैं कि मैं पंडित प्रदीप मिश्रा से बात करने के बाद आपको उनसे तिथि लेकर के बताऊंगा कि किस तारीख में आपका आयोजन किया जाएगा। और उसके बाद कई दिनों तक की ये मामला चलते रहता है, जिसके बाद टीवी चैनल पर एक खबरें देखते हैं आयोजक समिति, और उस खबर पर ये सामने दिखाता है कि पंडित प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम जो है वो जिस तिथि में यहाँ के आयोजक समिति समय ले रहे थे, उस तिथि में रांची, झारखंड के रांची में उनका आयोजन होना प्रस्तावित हुआ था। जिसके बाद यहाँ के आयोजक समिति आक्रोश में आते हैं और वो सीधा दिनेश साहू के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हमारे तिथि पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आयोजन नहीं हो पा रहा है, वो झारखंड के रांची में जाकर के आयोजन करने वाले हैं। जिसके बाद दिनेश साहू से आयोजक समिति जो है अपने दिए हुए पैसे को वापस मांगते हैं, तो हफ्तों महीनों तक के उन्हें घुमाया जाता है। और घुमाने के बाद जब थक हार जाते हैं आयोजक समिति, तब वो राजनांदगांव के एसपी कार्यालय में पहुंचते हैं और इसकी लिखित शिकायत दर्ज करवाते हैं। शिकायत के बाद इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया जाता है, अपराध धोखाधड़ी के मामले पर पंजीबद्ध किया जाता है। और अब पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी इस मामले की लगातार हर एक एंगल से जांच किया जा रहा है और जांच के बाद इस मामले पर आरोपी दिनेश साहू को तत्काल गिरफ्तार करके उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया जाएगा। आगे तस्वीरों में देखिए राजनांदगांव के एएसपी कीर्तन राठौर ने क्या कुछ कहा।
जानकारी के मुताबिक भोलेनाथ सेवा समिति अंबागढ़ चौकी द्वारा गांव में शिव महापुराण कथा कराने की तैयारी की जा रही थी। समिति के सदस्यों ने कथा आयोजन के लिए ग्राम हालेकोसा निवासी दिनेश साहू से संपर्क किया। आरोप है कि दिनेश साहू ने खुद को कथा आयोजन का जिम्मेदार बताते हुए समिति से अलग अलग किस्तों में 21 लाख रुपए नगद ले लिए। समिति का कहना है कि 24 फरवरी को पहली किस्त के रूप में 5 लाख रुपए छुरिया स्थित दिनेश साहू की दुकान में दिए गए। इसके बाद 11 मार्च को 16 लाख रुपए और सौंपे गए। हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी रकम लेने के बावजूद कोई रसीद नहीं दी गई। कुछ दिन बाद दिनेश साहू ने मोबाइल पर जानकारी दी कि 8 मई से 14 मई तक कथा की तारीख तय हो गई है। इसके बाद समिति ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन बाद में समिति को जानकारी मिली कि उन्हीं तारीखों में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा झारखंड के रांची में पहले से तय है। शक होने पर समिति के सदस्य 6 अप्रैल को सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। वहां कार्यालय से पता चला कि अंबागढ़ चौकी में कथा आयोजन के नाम पर 1 रुपए तक जमा नहीं किए गए हैं। इसके बाद पूरा मामला खुल गया। अब समिति ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। चूड़िया अंबागढ़ चौकी क्षेत्र अंतर्गत जो भोलेनाथ सेवा समिति है, उसका जो अध्यक्ष है दीपचंद रजक, उसके द्वारा फरवरी 2026 में होले कसा थाना चूड़िया निवासी 2 दिनेश साहू है, उनसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा कहलाने के लिए, प्रवचन कराने के लिए तिथि दिया गया था 8 मई से लेकर 12 मई तक, जिसके एवज में उन लोग 21 लाख रुपए अलग अलग तिथि में जाकर समिति के सभी सदस्यों द्वारा उनको एडवांस राशि दिया गया था। जिसके बाद समिति के लोगों द्वारा जो टीवी कार्यक्रम है उसमें देखा गया कि इस जो अवधि यहाँ जो देना बताया गया तिथि, इस तारीख को उनके द्वारा रांची में कथा कहा जा रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर इन लोग उनका जो मुख्यालय गए थे वहाँ जा कर के पता किए तो उनका किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन होना, पंजीकृत होना नहीं पाया गया। नहीं इनके जो 21 लाख रुपए जो दिए थे उसके संबंध में कोई जानकारी उनके हेडक्वार्टर में होना पाया गया। नगर निगम में महापौर मधुसूदन यादव की अध्यक्षता में बजट समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बजट प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई। बैठक में निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा और निगम अध्यक्ष टोपेंद्र सिंह पारस वर्मा भी उपस्थित रहे। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। महापौर यादव ने कहा कि गत वित्तीय वर्ष की लंबित दीर्घकालीन योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाए और चालू वित्तीय वर्ष के सभी बजट प्रावधानों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो प्रक्रिया को स्थानीय एवं शासन स्तर पर पूरा कर जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। निगम आयुक्त ने जानकारी दी कि निर्धन छात्रा शिक्षा व्यवस्था के तहत 3 शालाओं में छात्राओं को वार्षिक शुल्क के लिए 25-25 हजार रुपए प्राचार्यों को प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा वार्डों में डस्टबिन वितरण, सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य और हाई मास्क लाइट लगाने के कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने देश की रक्षा में तैनात जवानों और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए एक अहम और राहत भरा फैसला लिया है। अब राज्य में संपत्ति खरीदने पर उन्हें स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट मिलेगी। यह कदम न सिर्फ आर्थिक सहारा देगा बल्कि उनके अपने घर के सपने को भी और करीब ले आएगा। आपको बता दें कि वाणिज्यिक कर विभाग ने 6 मई 2026 को इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। नियम के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, सेवारत सैनिक, पूर्व सैनिक या उनकी विधवाएं 25 लाख रुपए तक की अचल संपत्ति खरीदने पर इस छूट का लाभ ले सकेंगी। हालांकि अगर संपत्ति की कीमत 25 लाख रुपए से अधिक होती है तो अतिरिक्त राशि पर सामान्य स्टाम्प शुल्क लागू होगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह लाभ केवल एक बार ही दिया जाएगा। छूट पाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में मूल निवासी प्रमाण पत्र, सेवा या पूर्व सेवा का प्रमाण पत्र और शपथ पत्र शामिल होंगे। सरकार के इस फैसले को सम्मान और सुरक्षा दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे सैनिक परिवारों को अपने भविष्य को और मजबूत करने में मदद मिलेगी और घर का सपना अब थोड़ा और सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही एक नई अधिसूचना भी आज ही लागू हुई है, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक और कार्यरत सैनिक और उनकी विधवाओं के पक्ष के लिए है। यदि ये सभी तीनों जो भी 25 लाख की अचल संपत्ति क्रय करते हैं तो उससे 25% की स्टैम्प ड्यूटी से छूट दी जाएगी और इसके लिए उनके पास आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए और 1 टाइम बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत ही सरकार के द्वारा सैनिकों के पक्ष में दिया गया सम्मान है, बहुत अच्छा पहल है। छुरिया स्थित स्थानीय विश्राम गृह में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला प्रभारी अतुल रायजादा और सह प्रभारी बोधन साहू का आगमन हुआ, जहां मंडल पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बैठक में संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। बैठक के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष कांता साहू ने
संगठन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। वहीं पूर्व जिला महामंत्री रविंद्र वैष्णव ने पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि शक्ति केंद्र स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। सह प्रभारी बोधन साहू ने कहा कि मंडल स्तर पर तो बैठक नियमित होती है, लेकिन अब शक्ति केंद्र स्तर पर भी बैठकें अनिवार्य रूप से कराई जाएंगी, जिससे संगठन की जवाबदेही और कार्यक्षमता बढ़ेगी। वहीं मंडल प्रभारी अतुल रायजादा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 20 वर्षों से क्षेत्र में विधायक नहीं है, जिससे कार्यकर्ताओं की पीड़ा समझी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अब बूथ और शक्ति केंद्र को मजबूत करना सबसे पहली जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि इस बैठक में भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी, मोर्चा एवं प्रकोष्ठ अध्यक्ष और महामंत्री शामिल रहे। तो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ एक और कड़ा प्रहार करते हुए अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। एसपी के निर्देश पर चल रहे सख्त अभियान के तहत यह बीते 6 महीनों में 10वीं बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, जिसमें अब तक करीब 11 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की जा चुकी है। 7 मई 2026 की यह कार्रवाई किसी फिल्मी सीन से कम नहीं रही। मुखबिर से मिली पुख्ता सूचना के बाद पुलिस टीम ने बिना वक्त गंवाए इलाके में घेराबंदी की और दबिश दी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, कुछ आरोपी भागने लगे, लेकिन सतर्क पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को दबोच लिया। हालांकि इस दौरान मुख्य आरोपी नंदकिशोर वर्मा पुलिस की पकड़ से बचकर फरार हो गया। मौके से मध्य प्रदेश निर्मित गोवा विस्की की कुल 9 पेटी शराब बरामद की गई है, जिसे अवैध रूप से जिले में खपाने की तैयारी थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार फरार आरोपी नंदकिशोर वर्मा पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अभियान और तेज किया जाएगा और ऐसे नेटवर्क को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। राजनांदगांव शहर का कंचनबाग वार्ड इन दिनों गंदगी के बोझ तले दबा हुआ है। गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक कचरे के ढेर ऐसे पसरे हैं मानो सफाई व्यवस्था ने यहां से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया हो। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बदबू, मच्छरों और बीमारियों के डर के बीच जीने को मजबूर है। दरअसल राजनांदगांव की सड़कों पर विकास की बात तो बहुत होती है, लेकिन कंचनबाग वार्ड में हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। यहाँ गलियां विकास की नहीं बल्कि कचरे की तस्वीर दिखा रही है। राजनांदगांव का रिहायशी कॉलोनी जो कि कंचनबाग वार्ड में स्थित है और यहाँ के वर्तमान की स्थिति से आपको अवगत कराना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि बीते लंबे समय से इन क्षेत्रों पे जहाँ पर एक रिहायशी कॉलोनी माना जाता है, राजनांदगांव का सन सिटी, महावीर सन सिटी का जो कॉलोनी है वो एक रिहायशी कॉलोनी माना जाता है, जहाँ पर खुद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का निवास है। इसी रास्तों से होकर के डॉक्टर रमन सिंह जो है वो अपने निवास तक के पहुंचते हैं। मगर सोच करके देखिए कि जब डॉक्टर साहब के ही निवास वाले क्षेत्र में, उनके ही वार्ड में अगर इस तरीके की कचरे फैले रहें, गंदी बदबूएं आते रहें, लोगों का चलना दुभर हो जाए, तो स्थिति क्या ही हो सकती है। एक तरफ भरी गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में जो खुले में जो कचरे रहते हैं वो गंदे बदबू, गंदे स्मेल देते हैं, जिससे कि कई सारी बीमारी होने की भी आशंका जताई जाती है। आपको बता दें कि ये कचरा अभी का या आज का ही नहीं है, बल्कि बीते कई महीनों से यूं ही पड़ा रहता है। लोग आते हैं, कचरे को डंप कर देते हैं और चले जाते हैं। अब यहाँ पर केवल लोगों की ही बात नहीं, लोग कौन आते हैं, कौन डंप करते हैं, इसका तो पता नहीं है, इसकी तो पुष्टि नहीं है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कम से कम वार्ड के पार्षद को अपने वार्ड के क्षेत्रों के विकास और वहाँ की साफ सफाई के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मगर ये एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर खुद एक वीआईपी कॉलोनी होने के बावजूद भी इस वार्ड का रख रखाव जो है वो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कचरे जो हैं वो कब से हैं और कब तक के इनकी उठाव हो सकती है। इन कचरों से क्या कुछ समस्याएं सामने में आ रही है।
यह वही इलाका है जहां रिहायशी कॉलोनियों के साथ साथ सन सिटी क्षेत्र भी स्थित है, जिसे शहर के प्रमुख और वीआईपी इलाकों में गिना जाता है और जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का भी निवास है। इसके बावजूद सफाई व्यवस्था का बुरा हाल स्थानीय लोगों को हैरान और नाराज कर रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि महीनों से नियमित कचरा उठाव नहीं हो रहा, नालियां जाम पड़ी है और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे पूरे इलाके में दुर्गंध फैल गई है और मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। लोगों को आशंका है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल सकती है। वार्ड की बुनियादी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। नागरिकों का कहना है कि कई बार संबंधित विभागीय अधिकारियों और वार्ड पार्षद चंद्रशेखर लश्करे को लिखित और मौखिक रूप से शिकायतें दी गई, लेकिन हर बार आश्वासन तो मिला पर जमीन पर कोई बदलाव नहीं दिखा। स्थिति यह है कि वार्ड में साफ सफाई, सड़क और अन्य जरूरी सुविधाओं की हालात जस की तस बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि वार्ड पार्षद भी लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय नजर नहीं आ रहे, जिससे जनता की उम्मीदें टूटती जा रही है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार जनप्रतिनिधियों को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला, समाधान नहीं। वार्ड में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने लोगों को नाराजगी और बढ़ा दी है। अब वार्डवासियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की। नालियों का निर्माण व्यवस्थित ढंग से हुआ नहीं है और ये रोड पे पुलिया बनाई गई थी जहाँ से पानी क्रॉस होता था, तो ये पुलिया को बंद कर दिया गया है और बंद करने से यहाँ पानी की निकासी जो है आगे नहीं होती है। इसके कारण बारिश में जो है यहाँ का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, पानी भरे रहते हैं। अभी से इसके लिए पूरी जाम है, अभी भी देख लो आप। और इसके लिए पार्षद को कई बार बोला गया है, लेकिन वो कोई ध्यान ही नहीं देता। आयुक्त को भी मैंने कहा था और महापौर से भी मैंने कहा है, लेकिन यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर ये पुलिया क्लियर हो जाए और यहाँ एक नाले टाइप का निर्माण हो जाए तो ये बारिश में जो समस्या होती है वो हल हो जाएगी और पानी पूरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बाग वार्ड में आता है, ये सन सिटी रोड है। मेन यहाँ जो समस्या है वो है अंधेरी, यहाँ लाइट नहीं है बिल्कुल भी। मतलब अगर ये जो रोड जा रही इधर कन्हारपुरी तरफ जाती है रोड में, यहाँ से वहाँ तक एक भी लाइट नहीं है। यहाँ पर एक भी लाइट नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे अंधेरा होने के बाद ना कई लड़के बुलेट लेके आते हैं और फटाका फोड़ते हैं। रोज का यहाँ पर रोज का है। और पुलिस की पेट्रोलिंग कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। नालियाँ भी जाम है और नालियाँ पूरी जाम है। यहाँ की पानी का निकासी बिल्कुल नहीं है। ये हमारा वार्ड नंबर 30 है, कंचन बाग है। यहाँ पे साफ सफाई की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। यहाँ पे सप्ताह में सिर्फ एक ही बार सफाई होती है, जो कि यहाँ बिल्कुल भी उचित सफाई कर्मी नहीं आते हैं। सफाई कर्मी आते हैं लेकिन वो अपने ही हिसाब से काम करते हैं। उनको बताए हुए काम कोई काम नहीं करते। वो अलग से एक्स्ट्रा काम, नहीं कोई अलग से पेड़ काटना, नहीं कोई एक्स्ट्रा नाली की सफाई करनी। वो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार काम करने आते हैं। बाकी 6 दिन अब लोग यहाँ के लिए सफाई के लिए परेशान रहते हैं। पेड़ का कचरा है, पानी की समस्या है। यहाँ ज़्यादा नहीं है, यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में आता है हफ्ते में। मतलब जो एक टाइम खुलता है वो ठीक है यहाँ पानी। नंबर 30 कंचनबाग है और यहाँ जैसे पानी की समस्या के लिए है तो ज़्यादातर ये कंचनबाग एरिया में जो टंकी बना हुआ है उसके आसपास से तो पानी बहुत बढ़िया मिलता है। मगर जैसा आप यहाँ से राहुल नगर चले जाओ, जनता कॉलोनी चले जाओ, उस एरिया में पानी की बहुत समस्या रहती है। पानी यहीं से ही निकासी होता है। पानी यहीं से जाता है। यहाँ से 3 वार्ड में पानी जाता है, एक अपना ये कंचनबाग और जनता कॉलोनी और राहुल नगर। तो लोगों का आरोप है कि एक ही टाइम पानी दे रहे हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पा रही है। अभी यहाँ टंकी का भराव है तो लगभग एक ही टाइम का हो पाता है। अगर फिर दोनों टाइम अगर पानी की सप्लाई की जाए तो सुबह टाइम जो इनको पर्याप्त पानी मिलता है वो इनको नहीं मिल पाएगा अगर फिर दोनों टाइम अगर बांट दे पानी को। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस राजनांदगांव ने एक सराहनीय और प्रभावी पहल करते हुए स्कूल एवं कॉलेजों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह अभियान यातायात प्रभारी निरीक्षक नवरतन कश्यप के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत कन्फ्लुएंस कॉलेज और संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों और शिक्षकों को यातायात नियमों की बारीकियों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ नियम बताना नहीं बल्कि सड़क पर सुरक्षित व्यवहार की आदत विकसित करना रहा। कन्फ्लुएंस कॉलेज में आयोजित सत्र में सड़क दुर्घटनाओं से बचाव, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता और जिम्मेदार ड्राइविंग पर विशेष जोर दिया गया। वहीं संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल में एनसीसी कैडेट्स, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्रों ने सक्रिय भागीदारी की। आपको बता दें कि
कि करीब 800 से अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने इस कार्यक्रम से सीधा लाभ प्राप्त किया। यातायात पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे जागरूकता अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे ताकि सुरक्षित सड़क सुरक्षित जीवन का संदेश हर घर और हर विद्यार्थी तक पहुंच सके। राजनांदगांव जिले के ग्राम रेंगा कठेरा से शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन को भी सक्रिय कर दिया है। दरअसल गांव में सरकारी जमीन पर कथित तौर पर पक्का निर्माण किए जाने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। राजनांदगांव से लगा हुआ ग्राम बखत रेंगा कठेरा में एक अवैध निर्माण का मामला सामने में आया है। ये मामला बीते कई दिनों से चल रहा है। आपको बता दें कि बखत रेंगा कठेरा में एक ऐसा आवेदन पहुंचा है जहां पर एक पीड़ित यानी कि उनकी खुद की ज़मीन होने के बाद भी सामने की उनके घर के सामने की जो ज़मीन है वो शासकीय भूमि बताई जा रही है और शासकीय भूमि में किसी व्यक्ति के द्वारा वहां पर अवैध तरीके से निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी शिकायत लगातार प्रशासनिक अमलों के पास की जा चुकी है। पीड़ित जो है वो दर बदर प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और आज भी यहाँ राजनांदगांव के तहसील कार्यालय पर मौजूद हुए हैं। उनका कहना सीधा से ये है कि अगर ग्राम बखत रेंगा कठेरा पे जो अवैध निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे आने वाले भविष्य में उनका घर पीछे हो जाएगा और पीछे होने के बाद वो पूरी तरीके से कब्जा हो जाएगा उनका घर। तो जिस तरीके से कब्जे का मामला सामने में आया है, अब उसी को रोक लगाने के लिए राजनांदगांव के तहसील कार्यालय पर पीड़ित पहुंचे हुए हैं और उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ मामला है और क्या उनकी मांगे है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज उस मकान का जो अवैध कब्जा पे निर्माण हो रहा है वो मकान का छत ढलने का भी काम हो रहा है, ढलाई का भी काम हो रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर तत्कालिक में से इस पर ऐसे कार्यों पर अवैध कार्यों पर रोक ना लगाया गया तो आने वाले वक्त में या आने वाले दिनों में ये मामला और भी रौद्र रूप ले सकता है, यानी कि गंभीर आक्रोशित कर सकता है उन पीड़ितों को। आगे देखते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा और यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने क्या कुछ कहा। जानकारी के मुताबिक गांव के कुछ हिस्सों में शासकीय भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में एक पीड़ित ग्रामीण ने कई बार मौखिक और लिखित शिकायतें देने का दावा किया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से मामला और तूल पकड़ गया है। अब पीड़ित ने सीधे जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच और अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। शिकायत के बाद राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है और स्थल निरीक्षण की तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अगर जांच में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जा सकता है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शासकीय जमीन पर लगातार हो रहे अतिक्रमण से भविष्य में सार्वजनिक उपयोग की जमीनें प्रभावित हो सकती है। लोगों ने प्रशासन से जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग की है। और मैं यहाँ 1 साल से मतलब ये प्रकरण चल रहा है उसमें, लेकिन तहसीलदार मैडम ने वहाँ तोड़ने के लिए भेजा भी था, लेकिन ग्राम पंचायत उसको रोक दिया था कि मैं अपने तरीके से करवाऊंगा ऐसा करके। और ये है शासकीय भूमि अवैध कब्जा किए हैं जिसके पीछे मेरा ज़मीन है और मेरे ज़मीन को मैं घर बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें बांधने के लिए कोई जगह ही नहीं। और तकलीफ़ ये है कि मैं भविष्य में मेरा भी बच्चा है तो मैं चाह रहा हूँ कि कल चल के परेशानी ना आए, तो वो परेशानी दूर करने के लिए मैं अभी से मैडम को इत्तला किया हूँ और पंचायत भी कई बार दे चुका हूँ। अभी ग्राम सभा हुआ उसमें और दिया, लेकिन सचिव और सरपंच इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। गोविंद राम वर्मा के द्वारा शासकीय भूमि पर उसकी ज़मीन से लगी हुई शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण कर कार्रवाई की गई थी। इसमें शासकीय भूमि को आधिपत्य में लेकर ग्राम पंचायत को निर्देशित किया गया था कि शासकीय भूमि को अपने आधिपत्य में लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करके इस न्यायालय को अवगत करें। इस संबंध में अभी तक ग्राम पंचायत से हमें कोई भी जानकारी अभी तक मिली नहीं है कि उसके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। इसके संबंध में हम जल्दी ही ग्राम पंचायत को पत्र लिखकर उनसे जानकारी ले लेते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई की गई है, और यदि कोई निर्माण कार्य शुरू किया गया होगा तो उसमें हम अभी स्थगन लगा देंगे। बीते 3 दिनों से सक्रिय चक्रवाती सिस्टम अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, जिससे क्षेत्र में मौसम के साफ होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार द्रोणिका और चक्रवात का असर अब कम हो रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ क्षेत्रों में तेज अंधड़ चलने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है।
विभाग ने बताया कि इसके बाद मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अनुमान है कि अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे एक बार फिर प्रचंड गर्मी की स्थिति बनने लगेगी। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान सिस्टम के कमजोर होने के बाद गर्म और शुष्क हवाएं सक्रिय होंगी, जिससे दिन के तापमान में तेजी से इजाफा होगा और गर्मी का असर और बढ़ सकता है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।